हेलो स्टूडेंट, हमारा चल रहा था मेडिवल हिस्ट्री, जो कि मैंने आपको 3 टॉपिक्स कंप्लीट करवा चुके हैं। और अब हम खिलजी वंश स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको सारा टेस्ट भी दे चुका है और आप ये टेस्ट कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम खिलजी वंश शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक 4 है खिलजी वंश। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ये दिया हुआ आपका आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। इसके आंसर जो वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने किस ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की माल गुजारी वसूल की थी? सही बात है। और उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था। ये बात गलत हो जाएगा। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था। दिस इज़ अ राइट आंसर। जो है ये आपका 1 और 3 दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करने वाले अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? तो बाजार नियंत्रण प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। कृषि को उन्नत किया गया था। तो कृषि को जो उन्नत किया गया था बहुत सफलता प्राप्त की थी। कृषि को उन्नत किया गया था, बहुत सफलता प्राप्त की गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? तो भू राजस्व के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने 50% वसूला था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये जो खालसा भूमि है ये अधिक पैमाने पर अलाउद्दीन खिलजी के काल में विकसित हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव जो है वह देवगिरी का शासक था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा सुल्तान जो है वो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा वर्ग ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो मानचित्र का अनुसरण जो अपने सैन्य अभियानों में मलिक काफूर हो जाएंगे। मलिक काफूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी वो जफर खां थे। जफर खां है जिनकी मृत्यु जो है मृत्यु हो गई थी मंगोल से लड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी ने ये कथन जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल से परास्त किया था? तो वारंगल से परास्त जो है अलाउद्दीन खिलजी की गई थी। किसकी की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो दिल्ली के सुल्तान और मंगोल के बीच में जो सीमा थी वह सिंधु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी हो या फिर गृह कर हो, लगाने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था वह अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी है। नेक्स्ट देखिए कि दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया गया था। दशमलव प्रणाली के आधार पर जो सेना का गठन किया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मुबारक खिलजी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? तो खलीफा उल्लाह का पद जो है वह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने धारण किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने धारण किया था खलीफा उल्लाह का पद। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब गलत चूज करना आपका। तो पहले हम सही देख लेते हैं। देवगिरी जो है वह शंकर देव का है। देवगिरी शंकर देव दिया हुआ। होयसल जो है वीरबल्ला है। रामचंद्र देव जो है वारंगल का है, यही गलत हो जाएगा। रामचंद्र देव वारंगल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वीर पांडे जो है मदुरा में, ये सही होगा। वीर पांडे मदुरै के नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे, ये बात सही है या फिर गलत?
और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे या फिर गलत? तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। आंसर आपका दोनों सही हो जाएगा कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ था और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन है मिलान करने वाला कि रणथंबोर जो है, रणथंबोर हमीर देव, रणथंबोर के जो राजा होंगे वो हमीर देव होंगे। रणथंबोर के राजा हमीर देव होंगे। चित्तौड़ के जो राजा होंगे वो राजा मतलब राणा रतन सिंह होंगे। चित्तौड़ के जो राजा थे वो राणा रतन सिंह थे। देवगिरी के जो राजा थे वो राजा राय रामचंद्र चित्तौड़ थे। देवगिरी के जो राजा थे राजा राय रामचंद्र चित्तौड़ थे। और गुजरात के जो राजा थे वो कर्णदेव थे। गुजरात के राजा कौन थे? कर्णदेव थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। ये भी आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश, ये आपका दिया हुआ है कि इल्तुतमिश जो है कबीला दिया हुआ है कि इल्तुतमिश जो है शमसी कबीला का था। इल्तुतमिश शमसी कबीला का था। बलबन जो है वह इलबरी कबीला का था। बलबन इलबरी कबीला का था। जमालुद्दीन याकूत, ये जो जमालुद्दीन याकूत है ये हबसी कबीला का था। जमालुद्दीन याकूत जो वह हबसी कबीला का था। मूंग जो है वह मंगोल कबीला का था। मूंग जो है वह मंगोल कबीला का था। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? 27 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया था। सबसे कम वंश खिलजी वंश ने शासन किया था। देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया था? सबसे दीर्घ अवधि तक जो शासन किया था वह बहलोल लोदी हो जाएंगे। कौन होंगे? बहलोल लोदी होंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान क्या है? तो अतिरिक्त भुगतान जो है वह इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि है। इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त क्या है? राशि है। नेक्स्ट देखिए कि 30 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निज़ामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था ये गयासुद्दीन तुगलक है, जो कि बीपीएससी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपका कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो आपको पता होगा कि गाजी मलिक जो तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश हो जाएंगे। गयासुद्दीन तुगलक का नाम क्या था? तो ये गाजी मलिक जो है गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी मलिक था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका 33 नंबर की दिल्ली सल्तनत में नहर खुदवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत में नहर खुदवाने वाला जो पहला सुल्तान था वो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान से परामर्श लेते और सम्मान देते? सुल्तान ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो कौन से जैन विद्वान से परामर्श लेते हैं और सम्मान देते हैं? तो ये जीन प्रभा सूरी हो जाएंगे। कौन होंगे? तो जीन प्रभा सूरी हो जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाला है कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई थी। मुद्रा योजना जो है ये असफल सिद्ध हुई थी, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, ये बात भी सही है कि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई और मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाला है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्ण द्वारी नामक शिविर में रहा था। स्वर्ण द्वारी नामक शिविर में रहा था, सही बात है। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। उस समय जो दिल्ली है वो एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी, बहुत सारे लोग क्या थे? मारे गए थे। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए कि मूर देश का यात्री जो कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो इब्न बतूता है ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में शासन आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में शासन काल में आया था। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासन ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अमीर कोही विभाग की जो स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। सुल्तान काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो दीवान ए अमीर कोही विभाग है ये कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? फसल चक्र की योजना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। फसल चक्र की योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया था? ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद लेके गया था। कहाँ लेके गया था? दौलताबाद लेके गया था।
दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। तो दिल्ली से ये जो दौलताबाद है इसकी राजधानी के स्थानांतरण का आदेश जो सुल्तान मुबारक ने दिया था। किसने? सुल्तान मुबारक ने दिया था। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बयादूनी ने इस प्रकार टिप्पणी की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पे टिप्पणी की थी। मोहम्मद बिन तुगलक है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। वो कौन है? तो अनेक विद्याओं में मतलब खगोल शास्त्र हो, गणित हो या फिर आयुर्विज्ञान हो, सब सारे विद्याओं में कौन माहिर था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो वो माहिर थे, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक है जो कि होली के उत्सव में भाग लिए थे, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली में किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा दास का सहदास माना था? दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा दास का सहदास माना था? तो मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? डाक व्यवस्था जो कौन लेके आया था? इब्न बतूता डाक व्यवस्था लेके आया था, इब्न बतूता। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वो फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हज पर खर्च किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने हज पर खर्च किया था। और 51 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो दिल्ली के किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम जो है वो फिरोज शाह तुगलक होंगे। तो ये हमारा रिवीजन सेशन है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी रिकॉल करवा रही हूँ, हम इसमें टाइम नहीं लगा सकते हैं। तो सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम जो है फिरोज शाह तुगलक है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था। तो दीवान ए खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, दीवान ए खैरात। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय दीवान ए खैरात और दार उल सफ़ा की स्थापना की थी? तो दार उल सफ़ा की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? ये जो दार उल सफ़ा है एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफ़ा जो है वह एक खैराती अस्पताल था। सर्व कर लगाया जाता है। तो ये जो सर्व कर है वो सिंचाई पे लगाया जाता है, सर्व कर सिंचाई पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो सिंचाई पर कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य प्रारंभ किया था। तो फारसी भाषा में अनुवाद फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि इसने दोनों संप्रदाय के लोगों में से एक दूसरे के विचार की समझ बेहतर हो सके। तो एक दूसरे की मतलब समझ बेहतर हो सके ये फिरोज शाह तुगलक ने कहा था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है वो जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था? ब्राह्मण पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 61 नंबर देखिए टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो मेरठ से और टोपरा से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाने वाला फिरोज शाह तुगलक है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिसने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान जिसने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक है जिसने दिल्ली लाया था, फिरोज शाह तुगलक है। बेरोजगारी से सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो जितने भी बेरोजगार है उसको रोजगार दिलवाने का काम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय जो है
वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वह नरसुद्दीन महमूद था। कौन था? तो नरसुद्दीन महमूद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए कि तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो तैमूर जो है नरसुद्दीन महमूद के काल में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था। तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद के काल में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। तो ये आपका खिलजी वंश था, जो कि हम खिलजी वंश हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको पता है हमारा टेस्ट सीरीज रिवीजन चल रहा है, तो अगर आप इसका टेस्ट लगाए होंगे और मैं आपको जितने भी गलत हुए होंगे उनका आंसर भी मैं बताने जा रही हूँ, तो बता चुकी हूँ। खिलजी वंश आप देख सकते हो, खिलजी वंश पहले हमने नोट से रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद अब उनका हमने टेस्ट लगाया। मॉक लगाने के बाद हमने देखा कि कौन कौन से हमारे आंसर गलत हुए, कौन कौन से सही हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इन सारे आंसर का जो है वो आंसर मिला लिए होंगे। चलिए, तो 4 टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट का टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेने जा रहे हैं। देखिए कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। खिलजी वंश में टोटल 69 क्वेश्चन थे और नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है सैयद एवं लोधी वंश। तो 5वां टॉपिक है हमारा सैयद और लोधी वंश। तो चलिए, आपने मॉक लगा लिया होगा और हम इसका फिर से अब देख लेते हैं, इसका कैसे कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। अच्छे से इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सैयद और लोधी वंश हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने सारा रिवीजन कर लिया होगा और आपने टेस्ट भी लगा लिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा आंसर किसका होना चाहिए, क्या क्या हमारा गलत है क्या सही है। तो देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो जब तैमूर ने आक्रमण किया था उसके बाद कौन सा राजवंश आया था? तो तैमूर के बाद जो वह सैयद वंश आया था। तैमूर के बाद कौन सा वंश आया था? सैयद वंश आया था। नेक्स्ट देखिए कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो अफगान शासक में कौन आएगा? देख लीजिए आप लोग। ये बहलोल खान लोदी है, सिकंदर लोदी हो जाएंगे। सिकंदर, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी कौन होंगे? तो बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के लोदी थे। अफगान मूल के कौन थे? लोदी थे। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? ये बहलोल लोदी ने कहा था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। ये बहलोल लोदी ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस एवं एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था? अरब, फारस और एशिया से विद्वान को आमंत्रित किसने किया था? तो आप देख सकते हो इसका आंसर होना चाहिए था सिकंदर लोदी ने आमंत्रित किया था। किसने आमंत्रित किया था? सिकंदर लोदी ने। निम्न में से गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की थी? ये जो गुलरुखी उपनाम है उससे अपनी कविताओं की रचना जो है सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने ही किया था। इनमें से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करने वाला सिकंदर लोदी है। कौन है? सिकंदर लोदी है। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जो है सिकंदर लोदी को जाता है। किसको जाता है? सिकंदर लोदी को जाता है। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो सिख धर्म की स्थापना जो है किसके शासनकाल में किया गया था? सिकंदर लोदी के काल में सिख धर्म की स्थापना की गई थी, सिकंदर लोदी के काल में। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर से जकात हटा लिया था। जकात किसने हटाया था? सिकंदर लोदी ने जकात हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस एवं मध्य एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था? अरब, फारस और मध्य एशिया से विद्वान को आमंत्रित करने वाला सिकंदर लोदी है। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली दिया हुआ है, खतौली के युद्ध में पराजित किया था, खतौली के युद्ध में। तो आप देख सकते हो ये हमारा था सैयद वंश, सैयद और लोधी वंश, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 13 क्वेश्चन थे जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसे आप उम्मीद करती हूँ अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट आपका है सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला। इसे एक क्वेश्चन तो आता ही है, सल्तनत कालीन स्थापत्य और कला। शुरू करते हैं अब। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए,
मांडू के जहाज महल, ये जो मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो ये जो मांडू का जहाज महल है, इसका निर्माण जो है वो सुल्तान महमूद ने करवाया था। किसने करवाया था? सुल्तान महमूद ने करवाया था। अब है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, मतलब ये कि आपको गलत चूज़ करना है। तो ये देखिए, अदीना मस्जिद जो है वो मांडू ने बनाया था, यही गलत हो जाएगा। अजीना मस्जिद मांडू दिया, दिस इज रॉन्ग आंसर। आपका सही होगा कि दाखिल दरवाज़ा गौर ने बनाया था, दाखिल दरवाज़ा गौर हो जाएगा। लाल दरवाज़ा मस्जिद जो वो जौनपुर में, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में, 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है कि इसमें मुझे पहले नंबर पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, फोर्थ पे कौन आएगा, ये हमें मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले कुतुब मीनार बना था, पहले कुतुब मीनार हो जाएगा, उसके बाद तुगलकाबाद हो जाएगा, तुगलकाबाद के बाद लोधी गार्डन हो जाएगा, लोधी गार्डन के बाद जो है आपका ये फतेहपुर सिकरी होगा। तो पहले हो जाएगा कुतुब मीनार के बाद तुगलकाबाद के बाद लोधी गार्डन के बाद फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन जो अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा, ये अलाई दरवाज़ा जो स्मारक दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा जो है वो दिल्ली में है और बनाया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया था। मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ ने बनाया था। और ये जो मोती मस्जिद है, ये दिल्ली औरंगजेब ने बनाया था। किसने? तो दिल्ली में औरंगजेब ने बनाया था, देखिए नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इसमें 1 2 3 आगे पीछे करके मिलाना है। तो पहले जो है वो गोल गुंबद का निर्माण हुआ था, सिकंदर लोदी ने बनाया था। सिकंदर लोदी ने गोल गुंबद बनाया था। उसके बाद दोहरा गुंबद जो वो शेरशाह ने बनाया था, उसके बाद दिया हुआ आपका सत्य मेहराबी मकबरा, ये जो सत्य मेहराबी मकबरा है ये बलबन ने बनाया था। और फिर आता है लास्ट में अष्टभुजी मकबरा, जो कि मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। अष्टभुजी मकबरा मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। नेक्स्ट फिर हम मिलान वाला क्वेश्चन है कि ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार किसने बनाया था? तो कुतुब मीनार आपका इल्तुतमिश हो जाएंगे, कुतुब मीनार जो वो इल्तुतमिश हो जाएंगे। गोल गुंबद किसने बनाया था? गोल गुंबद जो आपका मोहम्मद आदिल शाह हो जाएंगे, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह हो जाएंगे। बुलंद दरवाज़ा आपका अकबर हो जाएंगे, और ये मोती मस्जिद जो है वो औरंगजेब हो जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलाने वाला है कि ये जो आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले इसमें होना क्या चाहिए था। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग खिलजी ने किया था। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग किसने किया था? खिलजी ने किया था। झुकी हुई दीवार के साथ तुगलक विशाल मुख्य द्वार है, झुकी हुई दीवार के साथ जो वह तुगलक विशाल मुख्य द्वार है। और सर की मेहराब की निचली सतह पर कलम कीर्ति की झालर है, सर की मेहराब की निचली सतह पर कलम कीर्ति की झालर है। और वास्तुशैली संबंध राजवंश है, क्या है? वास्तुशैली संबंध राजवंश है। अब लास्ट आइए 13 नंबर की, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गलत आपको चूज करना है। तो इसमें गलत है कि अजमेर कुबत जो है वो उल इस्लाम है, अजमेर कुबत उल इस्लाम बनाया था, यही गलत हो जाए। अजमेर का कुबत जो है उल इस्लाम बनाया था, दिस इज अ रॉन्ग। यहाँ पे आपको मालवा जहाज जो दिख रहा है ना, वह एक महल है। मालवा जहाज क्या है? तो ये एक महल है, ये सही है। गुलबर्गा मस्जमा, ये जो गुलबर्गा जमा मस्जिद है, गुलबर्गा जो है वो एक जमा मस्जिद है, गुलबर्गा जमा एक जमा मस्जिद है। जौनपुर जो वो जौनपुर अटाला जो एक मस्जिद है, जौनपुर अटाला में एक मस्जिद है, जौनपुर अटाला एक मस्जिद हो जाएंगे। और इसमें से नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुब मीनार में बनवाने में इल्तुतमिश का योगदान है, फिरोज शाह तुगलक का योगदान है, कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? 5वीं मंजिल का निर्माण जो वह फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। नेक्स्ट है घोड़े के नाल के आकार की मेहराब जो सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग जो अलाई दरवाज़ा में लाया गया था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वह बलबन का मकबरा। भारत में ये जो प्रथम मकबरा जो कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था ना, वो बलबन का मकबरा है। 16 नंबर देखिए, दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो दिल्ली में जो आपको कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिखता है वो चंद्रहंस दिया हुआ है। और
अनंग पांगल का है, अनंग पांगल का दिया हुआ है, पाल का दिया, सॉरी अनंग पाल का दिया हुआ है, हर्षचंद्र अंग पाल का दिया हुआ है। 17 नंबर है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। सुर्खी का प्रारंभ जो है सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा हुआ था। सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। अब देखिए 18 नंबर, चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया था। राणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। शेरशाह ने पुराने किलों के भवनों का निर्माण किया था। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यगीत है? तो प्रथम जो वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यगीत है? तो बलबन का मकबरा। क्या हो जाएगा? बलबन का मकबरा हो जाएगा। तो देखिए आपका ये टेस्ट नंबर जो है आपका कौन सा टॉपिक था? सल्तनत कालीन स्थापत्य और कला, जो कि हम 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। मेडिवल हिस्ट्री में 6वां टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और 7 टॉपिक हमारा है। 7 नंबर अब हम पढ़ने जा रहे हैं सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। सल्तनत कालीन में साहित्य और क्या होगा? साहित्यकार होगा। चलिए शुरू करते हैं।